नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लेकर उपस्थित हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे, मौर्य काल को हम लोग पढ़ रहे थे। तो मौर्य काल के अंतर्गत हमने जो मौर्य काल में जो शासक हुए हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है पिछली क्लास में। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में भारतीय प्राचीन इतिहास की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो जो लोग ये पहला देख रहे हैं वो जाकर के पीछे देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष मौर्यकालीन प्रशासन, यानी मौर्य काल में प्रशासनिक स्थिति कैसी थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि मौर्य काल में प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, तो कुछ आज के रूप में हम जो वर्तमान व्यवस्था है उस हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे आज के समय में जो देश की सबसे बड़ी इकाई है वो केंद्र है, और केंद्र को प्रांतों में बांटा गया है, प्रांत को जिले में बांटा गया है, और जिलों को फिर तहसील में, और तहसील को फिर ब्लॉक में, और ब्लॉक में गांव में। तो जो है यहाँ पे तहसील और ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो बाकी की लगभग सभी स्थितियाँ वैसी ही थी। जो मौर्यकालीन समाज था या प्रशासन था या केंद्र था, उसको प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत को जो है उस समय चक्र के नाम से जाना जाता था, और मौर्य काल में 5 प्रांत थे, और फिर प्रांतों को छोटे छोटे विषयों में बांटा गया था। जो विषय का मुख्य अधिकारी होता था उसे विषयपति कहा जाता था, जबकि जो प्रांतों का अधिकारी होता था, जिसे चक्र के नाम से जानते हैं, चक्र का जो मुखिया होता था वो बेसिकली जो है वो राजघराने से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति होता था। और नॉर्मल रूप से अगर कहें तो जो युवराज होता था वो ही प्रांतों का हेड बनाया जाता था, यानी शासक बनने से पहले उसकी ट्रेनिंग जो है शुरू हो जाती थी। वो प्रांतों का हेड बना करके उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती थी। फिर विषय, प्रांतों को विषय में बांटा गया था। विषय को हम जो विषय का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे विषयपति कहा जाता था, और विषय को भी छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता था जिसे गांव कहा जाता था। यानी अगर हम देखें कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव। और अर्थशास्त्र में ये भी उल्लेख मिलता है कि 10 गांव के समूह को गोप कहा जाता था, उसका अधिकारी भी गोप ही कहलाता था। हालांकि इतना जो है डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखें कि मौर्य काल में सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो केंद्र थी, और सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव। तो केंद्र को पहले प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत को उस समय चक्र के नाम से जानते थे। फिर प्रांतों को विषय में, और विषय को गांव में बांटा गया था। अगर हम बात करें कि मौर्य काल में जो साम्राज्य था या मौर्यकालीन साम्राज्य था, वो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो विस्तार के अंतर्गत हम देखें तो उत्तरी सीमा ईरान और इसकी दक्षिणी सीमा मैसूर में से लगती थी, तथा पश्चिमी सीमा सौराष्ट्र और पूर्वी सीमा बंगाल। यानी आज के समय में जो हमारा भारत है उससे कहीं विस्तृत था। मौर्य काल के समय में जो भारत था वो आज के समय में कहीं अधिक विस्तृत था। अगर हम देखें कि मौर्य काल के जो प्रशासन के बारे में जो आज हमने टॉपिक लिया है, उसके बारे में जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो 2 किताबें, एक तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के द्वारा रचित इंडिका। इन्हीं 2 पुस्तकों से मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, और थोड़ी बहुत जानकारी अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे भी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि जो कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया किताब अर्थशास्त्र, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य ने जो है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है सप्तांग का सिद्धांत दिया है। सप्तांग का सिद्धांत का मतलब क्या है कि एक होगा राजा, और राजा से संबंधित 6 अंग और होंगे, तभी जो है उसका जो साम्राज्य वो सुदृढ़, काफी समय तक सुदृढ़ बन सकता है। तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत क्या होगा, राजा होगा एक, और राजा के अन्य 6 अंग कौन से होंगे, यानी साम्राज्य का और 6 अंग कौन से होंगे, एक होगा मित्र, मित्र के बाद में अमात्य, अमात्य के बाद में जनपद, दुर्ग, दंड और कोष। मित्र का मतलब क्या हुआ, राजा का कोई एक खास प्रिय व्यक्ति। अमात्य का मतलब होता था राजा के बाद का जो कोई पद हो,
यानी प्रमुख पद एज ए प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो राजा के बाद में अमात्य के बाद में जनपद, जिसे हम विषय के नाम से भी जानते हैं, मतलब एक बड़ा जो साम्राज्य था उसे जनपद कहा गया। फिर उस जनपद की क्या होनी चाहिए, दुर्ग का निर्माण होना चाहिए, और उस साम्राज्य में दंड की एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, और कोष यानी उसका जो राजकोष वो हमेशा धन से भरा रहे। तो ये जो है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने इसकी चर्चा की है। अभिषेक के अभिलेखों में अगर हम बात करें कि जो मौर्य प्रशासन का शासक होता था उसके लिए जो है एक मंत्री परिषद की गठन किया जाता था, जिसे परिषा के नाम से जाना गया। अशोक के अभिलेखों में मंत्री परिषद को परिषा कहा गया है, और इनमें जो है मंत्रियों की संख्या ज़्यादा नहीं होती थी, 5-6 होती थी, लेकिन इसका विवरण नहीं प्राप्त होता है कि कितने होते थे। अर्थशास्त्र में मंत्रियों के छोटे गुट को मंत्रा, एक बड़ा गुट होता था, एक छोटा गुट होता था। तो छोटे गुट को मंत्रिड़ा कहा गया है, और जो बड़े गुट होते थे उन्हें परिषा कहा गया है। ये अशोक के अभिलेख से प्राप्त हैं, जबकि अर्थशास्त्र में इन्हें मंत्रिड़ा शब्द से उल्लेख हुआ है। फिर है अगला, केंद्रीय शासन के संदर्भ में 18 अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। दोस्तों 18, जो उनमें से उन 18 में से हम कुछ प्रमुख अधिकारियों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। 18 की चर्चा करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो सभी एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। तो उन 18 में कौन से, एक था प्रधानमंत्री या प्रधान पुरोहित। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस पद पर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, आप लोग भी गेस करें कौन रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस पद पर कौन था, वो थे चाणक्य थे। और अशोक के समय में प्रधान पुरोहित जो पद था वो समाप्त हो गया था, और प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, राधा गुप्त थे। तो ये हो गया। युवराज कौन होता था, वो शासक का जो पुत्र होता था वही युवराज होता था। युवराज की नियुक्ति कहाँ की जाती थी, प्रांतों में की जाती थी। एक होते थे नायक। नायक क्या होते थे, सेना का संचालन करने वाला जो होता था उसे नायक कहा जाता था। सेनापति क्या होते थे, युद्ध विभाग का प्रमुख होता था, यानी युद्ध संबंधी जो भी निर्णय लेना होगा वो सेनापति के हाथों में होता था, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है राजा के पास होता था। फिर एक था समाहर्ता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आगे अभी हम पढ़ेंगे। समाहर्ता के अंडर में 26 अधिकारी कार्य करते थे, छोटे अधिकारी कार्य करते थे। तो ये किससे संबंधित था, सर्वोच्च केंद्रीय राजस्व अधिकारी होता था। वर्तमान में दोस्तों अगर इसकी तुलना की जाए तो ये वित्त मंत्री के समकक्ष होता था। एक होते थे सन्निधाता। सन्निधाता किससे होते थे, तो राजकोषीय अधिकारी होता था। राजकोष से संबंधित जो भी काम होता था वो सन्निधाता संभालता था। तो वर्तमान में अगर हम चर्चा करें तो जो वित्त मंत्री कह सकते हैं कि सन्निधाता और समाहर्ता ये दोनों अलग अलग होते थे। तो ये वित्त मंत्री के समकक्ष ही मान सकते हैं। एक होते थे प्रदेष्टा। तो प्रदेष्टा क्या होते थे, तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, यानी फौजदारी और दीवानी न्यायालय दोनों अलग अलग न्यायालय थे उस समय। तो प्रदेष्टा किसे कहते थे, जो फौजदारी से संबंधित न्याय देता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था, और जो व्यवहारिक होते थे वो दीवानी मामले से संबंधित जो है सुनवाई करते थे उन्हें व्यवहारिक कहा जाता है। यानी फौजदारी के लिए प्रदेष्टा और दीवानी के लिए व्यवहारिक। आगे अगर क्रम में हम देखें तो इन अधिकारियों के अतिरिक्त, यानी 18 अधिकारियों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 26 विभागीय अधिकारियों का भी उल्लेख हुआ है, और ये किसके अंडर में काम करते थे, समाहर्ता। अभी हमने आपको बताया था कि जो समाहर्ता वाला पद है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है, तो इसको दोस्तों याद रखना है। इन 26 में हमने कुछ प्रमुख जो है अधिकारियों के बारे में चर्चा की है, क्योंकि सारे नहीं पूछे जाते हैं। अगर सारे आपको देखना हो
तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उपलब्ध करवा देंगे सभी की लिस्ट। लेकिन आप किसी किताब से भी आप देख सकते हैं लिस्ट, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं उसकी चर्चा किए दे रहा हूँ। एक होता था पंड्याध्यक्ष, पंड्याध्यक्ष से संबंधित था, तो क्रय विक्रय से संबंधित जो अधिकारी होता था उसे पंड्याध्यक्ष कहा जाता था। एक होता था पौतवाध्यक्ष, माप तौल से संबंधित अधिकारी होता था। कुप्याध्यक्ष, जंगल विभाग का अधिकारी होता था। गणिकाध्यक्ष, वैश्यालयों का प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था। एक था सुराध्यक्ष, सुरा मतलब होता है मदिरा, यानी मदिरालय का प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था। दोस्तों, अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी वो बाकायदा जांच पड़ताल करके की जाती थी। तो जो अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षण किया जाता था, यानी नियुक्ति के लिए जो परीक्षण होता था उसे नियुक्ति परीक्षण को कहा जाता था उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण की संज्ञा दी गई है, यानी इन अधिकारियों की नियुक्ति उपधा परीक्षण के तहत की जाती है। तो दोस्तों, आगे क्रम में अगर हम देखें कि जो मौर्य काल का साम्राज्य था उसमें कुछ नगर भी थे, यानी जो प्रांतों की राजधानियां थी वो नगर कहलाती थी। नगर के अंतर्गत यानी नगर का संचालन किसके द्वारा देखा जाता था, तो उसमें 30 सदस्यों की एक समिति होती थी, उस समिति के द्वारा संचालित किया जाता था। और इन समितियों की संख्या 6 थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो कुल मिलाकर के 6 समितियों में 5 सदस्यों को मिलाकर के 30 सदस्यों की एक समिति के द्वारा जो है नगर प्रशासन की देखभाल की जाती थी। इनमें समितियां कौन थी, तो जनगणना समिति थी, फिर विदेश यात्रा समिति, शिल्प कला समिति, उद्योग व्यापार समिति, बिक्री कर से संबंधित समिति और वस्तु निरीक्षक से संबंधित समिति। ये 6 समितियां होती थी। अच्छा, यहाँ से भी अगर इस समितियों पे हम ध्यान दें तो ये हमें दिखाई पड़ता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख हमें इतिहास में कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो मौर्य काल में हमें प्राप्त होता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में पहली बार भारत में जनगणना की गई थी, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा नगर प्रशासन में जनगणना समिति का उल्लेख हुआ है। हाँ, फिर आगे अगर हम देखें कि मेगास्थनीज। अच्छा दोस्तों, ये जो नगर प्रशासन के बारे में जानकारी है वो अर्थशास्त्र से प्राप्त नहीं होती, यानी अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तो इसके साक्ष्य हमें मिले कहाँ से हैं, तो ये इंडिका से, यानी यूनानी लेखक मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से प्राप्त होता है। इंडिका से ही नगर प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहकर संबोधित किया है अपने ग्रंथ में, तो एसटी नोमोई कहा है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसटी नोमोई कौन होता था, तो नगर प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो इस प्रकार हमने मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित जो आज का महत्वपूर्ण बिंदु था वो हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आगे हम आप के समक्ष लेकर उपस्थित होंगे अभी जो है मौर्यकालीन प्रशासन की प्रांतीय व्यवस्था, फिर सैन्य व्यवस्था हमें देखा है, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उस समय, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो ये हमें अभी 2-3 पार्ट और लगेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं तो इसलिए 4-6 पार्ट में लगेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं। तो अगली क्लास में हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे प्रांतीय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, मौर्यकालीन प्रांतीय और सैन्य व्यवस्था को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लगे, ताकि आपको और भी वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।